हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत इमाइल दुर्कीम का सामाजिक सुदृढ़ता ये चैप्टर चल रहा है। इसमें ये थर्ड पार्ट है। इसमें मैं आज यांत्रिक एकता के बारे में आपको समझाऊंगी कि यांत्रिक एकता क्या है। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ कि सरल, आदिम और प्राचीन समाजों में यांत्रिक एकता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो आदिम समाज है, वो एक सरल समाज होता है। उसमें क्या होता है कि कम लोग होते हैं, कम जनसंख्या होती है, और उनके विचार, उनकी आदतें, उनके विश्वास, उनकी जीवन शैली सब एक समान होती है। चूँकि उनकी आवश्यकताएं थोड़ी होती हैं, तो वो एक सरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी जो है वो सरल, आदिम एवं प्राचीन समाजों का आकार बहुत छोटा होता है। लोगों की आवश्यकताएं सीमित तथा समान होती हैं। उन पर परंपरा, जनमत और धर्म का नियंत्रण होता है, और आँख मूंद कर लोग इनका पालन करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। तो ये इस प्रकार के आचरण से स्थापित एकता को यांत्रिक एकता कहा जाता है। अब इन्होंने यांत्रिक एकता की क्या विशेषताएं होती हैं? कई विशेषताओं को उल्लेख किया गया है। जैसे नंबर 1, भेदभाव रहित समाज। ये समाज कैसा होता है? भेदभाव रहित होता है, क्योंकि छोटा समाज होता है, निश्चित कम लोग होते हैं, कम जनसंख्या होती है, और उन्हीं की जनसंख्या के लोग, उन्हीं लोगों के आपस में परिवार जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो समुदाय के रूप में एक तरीके से रहते हैं, और उनकी निश्चित परंपराएं, प्रथाओं का पालन करते हुए होते हैं। उनके जो है वो मुखिया जो होते हैं, उन्हीं का ही आदेश चलता है उनके ऊपर। तो इसलिए भेदभाव रहित, किसी प्रकार का उनमें आपस में भेदभाव नहीं पाया जाता है। दूसरा है व्यक्ति का द्वितीय स्थान। व्यक्ति का जो है वो द्वितीय स्थान होता है। द्वितीय स्थान क्यों होता है? प्रथम स्थान किसका होता है? प्रथम स्थान जो होता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में, व्यक्ति के स्थान पर समाज को उच्च स्थान दिया जाता है। मतलब द्वितीय स्थान इसलिए होता है, प्रथम स्थान समाज का होता है और द्वितीय स्थान व्यक्ति का होता है, क्योंकि समाज की चलती है। समाज बहुत छोटा समाज होता है इनका, और उसी की ही चलती है, इसलिए व्यक्ति का स्थान इनका द्वितीय हो जाता है। सामूहिक चेतना का प्रभुत्व। यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है, मतलब समूह जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। चौथा है दमनकारी कानून की प्रधानता। इनके में दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। इनके यहाँ जो कानून चलता है उसमें क्या होता है कि सामूहिक हित की रक्षा करना होता है। पांचवा है नैतिकता। नैतिकता यांत्रिक एकता वाले समाजों में सामाजिक एकता का आधार क्या होता है? नैतिकता होता है। और सजातीयता नेक्स्ट है। यांत्रिक समाजों में जनसंख्या कम होती है, अतः हर क्षेत्र में सजातीयता पाई जाती है। मतलब एक सी भावना, एक जाति के लोग होते हैं और एक सी भावना के लोग होते हैं। ऐसे समाजों में जनमत का अधिक महत्व होता है। और राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन क्या होता है? जो इनका मुखिया होता है उसके बनाए हुए आदेश चलते हैं, वो जैसे कहता है वैसे पूरा समाज उसके आधार पर कार्य करता है। आर्थिक संगठन। आर्थिक संगठन क्या है? इनकी बहुत छोटी आवश्यकताएं होती हैं, तो इनका मुख्य जो होता है जीवन निर्वाह, रोटी, कपड़ा, मकान। मकान भी नहीं, ये अपने जंगलों में रहते हैं। कपड़े के रूप में ये बहुत कम कपड़े से ही काम चला लेते हैं, और मेन होता है इनका खाना। तो इसी के आधार पर इनका जीवन चलता है, तो इसलिए इन्हें कोई ज़्यादा नहीं कमाना पड़ता है। धार्मिक संगठन। यांत्रिक समाजों में धर्म की प्रधानता होती है। इनमें धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटमवाद के रूप में पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है और टोटम ही धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। और दमनकारी कानून के आधार पर दुर्कीम ने अपराध व दंड की व्याख्या भी की है। वो किस तरीके से की है? अपराध कैसे की है? अपराध की व्याख्या दुर्कीम ने दमनकारी
कानून के आधार पर की है। दंड अपराध से जुड़ा हुआ है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें अपराध के लिए दंड न दिया जाता हो। सभी समाजों में अपराध सामूहिक चेतना पर चोट पहुंचाना माना जाता है। सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध कार्य माना जाता है। मतलब सामाजिक अगर नैतिकता के विरुद्ध कोई कार्य करता है वही अपराध माना जाता है। इन कानूनों के अनुसार अपराध वे कार्य हैं, इनके अनुसार अपराध वे कार्य हैं जिन्हें समूह के सदस्य अनुचित मानते हैं, जो सामूहिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। इस प्रकार दुर्कीम अपराध की व्याख्या दो आधारों पर करते हैं। दूसरा है अपराध सामूहिक भावनाओं पर आघात है। प्रत्येक समूह में कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो समान रूप से सारे समूह में व्याप्त होती हैं, इनके विरुद्ध कार्य ही अपराध माना जाता है। और तीसरा है दंड। जो कार्य समूह के द्वारा दंडनीय है वही अपराध है। मतलब समूह जिसे गलत मानता है वही अपराध है। अपराध ही दंड की मात्रा और प्रकृति को तय करता है। जैसा अपराध होगा वैसा ही उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा इनके समूह के अनुसार। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई, अपराध की विशेषताएं हो गई। और अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा सावयवी एकता। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।